हेलो एवरीवन। तो बिना किसी गड़बड़ के आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कॉन्स्टेंट्स। तो रूल पढ़ने से पहले हम कांस्टेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यार कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट को मेमोरी में कैसे यूज़ करते हैं, और कांस्टेंट की डेफिनेशन भी बताई थी, जो कि थी कि कांस्टेंट एक ऐसी एंटिटी होता है जो चेंज नहीं होता। तो अब हम देखेंगे कि कांस्टेंट के कितने टाइप्स होते हैं। तो कांस्टेंट के हमारे दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी कांस्टेंट, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी कांस्टेंट। क्योंकि अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो अभी हमारा पूरा फोकस प्राइमरी कांस्टेंट पे होगा। उसके बाद आगे हम सेकेंडरी कांस्टेंट को भी पढ़ेंगे। तो आपके मन में सवाल और आ रहा होगा कि अरे यार, प्राइमरी कांस्टेंट क्या होता है और सेकेंडरी कांस्टेंट क्या होता है। तो गाइस आइए देखते हैं। प्राइमरी कांस्टेंट में हमारा इंटीजर कांस्टेंट आता है, रियल कांस्टेंट आता है, और थर्ड वन इज कैरेक्टर कांस्टेंट। अगर हम सेकेंडरी कांस्टेंट की बात करें तो इसमें एरे है, पॉइंटर है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, एनम है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो हम अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो हम प्राइमरी कांस्टेंट पे फोकस करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो आइए वन बाय वन अब हम देखते हैं कि प्राइमरी कांस्टेंट जो हमारा इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये क्या होता है और इसके रूल्स क्या हैं। तो इंटीजर कांस्टेंट ऐसा कांस्टेंट होता है जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता। ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हो। अरे 1 2 3 4 ये क्या है? इंटीजर है। जो इंटीजर है वही हमारा इंटीजर कांस्टेंट है। ठीक है। अगर रियल कांस्टेंट की बात करें तो जो डेसिमल के साथ हो, 1.1 1.5 1.7 2.8, जो भी डेसिमल के साथ नंबर होंगे वो कैसे ट्रीट किए जाएंगे? वो रियल कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। अगर हम थर्ड वन कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करें तो ये थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए, और चूँकि इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो मैथमेटिक्स में, लेकिन कैरेक्टर कांस्टेंट यहाँ पे नई चीज़ है। तो मैं इसको रूल्स के साथ, जब मैं आपको रूल्स बताऊंगा ना कि ये कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं, उस रूल्स के साथ मैं आपको कैरेक्टर कांस्टेंट इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तब तक आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना है। तो यहाँ तक आपको बेसिक डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। प्राइमरी कांस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ तो प्राइमरी कांस्टेंट में इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है और रियल कांस्टेंट क्या होता है, इसकी बेसिक डेफिनेशन आपको पता चल गई। आपको ये भी मालूम पड़ गया कि कांस्टेंट क्या होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि हम अपने कांस्टेंट को किस तरह से लिखें। तो अपने कांस्टेंट को कैसे हम लिखें कि कंपाइलर उसको एक्सेप्ट करे, सक्सेसफुली उसको एक्सेप्ट करे। तो हम आइए इंटीजर कांस्टेंट की पहले बात करते हैं, वन बाय वन देखेंगे। पहले हम इंटीजर कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं उसको देखेंगे, फिर रियल कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं उसको देखेंगे, उसके बाद हम कैरेक्टर कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। अगर हम इंटीजर कांस्टेंट की बात करें तो इसका रूल नंबर 1 ये है, इंटीजर कांस्टेंट जो होगा वो एटलीस्ट 1 डिजिट जरूर रखेगा। हम ऐसे खाली छोड़ के नहीं कह सकते कि ये हमारा इंटीजर कांस्टेंट है, नहीं, 1 डिजिट होना कंपलसरी है। ये तो अंडरस्टूड चीज़ है, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 2 की बात करें तो इंटीजर कांस्टेंट जो है उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि अगर डेसिमल पॉइंट हुआ तो यार वो तो रियल कांस्टेंट बन गया ना, वो इंटीजर कहाँ रह गया। तो रूल नंबर 2 ये है कि इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। थर्ड रूल ये बोलता है कि जो हमारा इंटीजर कांस्टेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। मतलब जब हम अपने कंपाइलर में, जब हम अपना प्रोग्रामिंग करेंगे तो उस समय जो हम कांस्टेंट को वहाँ पे लिखेंगे उसमें हम पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, +2 भी लिख सकते हैं, और निगेटिव नंबर भी जैसे -2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर कोई हमने इंटीजर कांस्टेंट लिया, ठीक है, अगर कोई हमने इंटीजर कांस्टेंट लिया, उसमें ना प्लस दिया ना माइनस दिया, मतलब कोई साइन नहीं दिया, तो कंपाइलर उसको पॉजिटिव ट्रीट करेगा। बिल्कुल मैथमेटिक्स में जैसे होता है, जब हम कोई साइन नहीं देते तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव ही है। +2 लिखना जरूरी नहीं है, अगर सिर्फ 2 भी लिखे तो कंपाइलर उसको समझेगा कि हाँ ये पॉजिटिव है। तो ये आपका रूल नंबर 4 हो गया। रूल नंबर 5 कहता है कि जो हमारा इंटीजर कांस्टेंट होगा, सपोज आपका इंटीजर कांस्टेंट 100 है, तो 100 के बीच में कोई भी कॉमा या ब्लैंक्स
अलाउ नहीं होगा, कुछ भी अलाउ नहीं होगा। ये नहीं कि 100 मान लीजिए आपका क्या 100 है, अब आपने लिख दिया 1,00 तो ये क्या होगा, ये अलाउ नहीं होगा। तो कोई भी कॉमा या ब्लैंक स्पेस या फिर और कुछ भी इंटीजर कांस्टेंट के बीच में अलाउ नहीं किया जाएगा। ये है रूल नंबर हमारा 5। अगर हम रूल नंबर 6 की बात करें तो रूल नंबर 6 हमारा एक मतलब रेंज की बात करता है। जैसे जो हमारा कंपाइलर होता है, अब देखिए हर कंपाइलर की अलग अलग अपनी अपनी औकात होती है, उस औकात के हिसाब से ही वो नंबर को सपोर्ट करता है। जैसे मान लीजिए आप कैलकुलेटर लिए, कैलकुलेटर में अगर आप बहुत बड़ा अगर कैलकुलेशन करेंगे, आप करके देखना, तो वो क्या करेगा, वो मतलब आपको अप्रोप्रिएट आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि नंबर आपने काफ़ी बड़ा ले लिया और वो उसके रेंज के बाहर है। तो जो भी कंपाइलर हम लेते हैं, जो प्रोग्रामिंग करने के लिए इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, हर कंपाइलर की अपनी अलग अलग रेंज होती है। तो जो हमारा कई सारा कंपाइलर है, विजुअल स्टूडियो है, टर्बो सी है, देव C++ है, तो सबकी एक अलग अलग रेंज होती है। तो हर कंपाइलर की अपनी अलग अलग रेंज होगी, इंटीजर के लिए भी, फ्लोट के लिए भी। तो आपको क्या करना है, उस रेंज के अंदर ही नंबर को लेना है। मान लीजिए आपके कंपाइलर की रेंज सपोज दैट 20 लाख है, तो आप अगर 20 लाख से एक नंबर भी अगर आगे एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, वो एरर शो करेगा। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप इंटीजर कांस्टेंट बनाओगे, जब भी आप इंटीजर कांस्टेंट लिखोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कंपाइलर में प्रोग्रामिंग कर रहे हो उसकी रेंज कितनी है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको टर्बो C++ या टर्बो सी की अगर मैं रेंज बताऊं, तो टर्बो सी और C++ की रेंज है -32768 से लेके +32767। अब आप इससे बड़ा नंबर उसमें नहीं ले सकते हो। तो ये हमारी क्या है, रेंज है, और इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग कंपाइलर की अलग अलग रेंज है। जैसे अगर हम बात करें विजुअल स्टूडियो या GCC कंपाइलर की, तो उसकी होती है -214748364 से +214748364 तक। तो अलग अलग कंपाइलर की अलग अलग रेंज होती है। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जिस कंपाइलर पे काम करने जा रहे हो, जो कंपाइलर आपने इंस्टॉल किया हुआ है अपने कंप्यूटर के अंदर, आप बस उसकी रेंज को एक बार गूगल से पता कर लो। और जब प्रोग्रामिंग करने जाओ, तो जब भी आप इंटीजर कांस्टेंट बनाना, तो उसकी रेंज के अंदर ही नंबर को लेना, उससे एक्सीड मत करना। तो आई होप आपको रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रियल कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसमें कोई ना कोई डेसिमल पॉइंट होता है। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं, इसको भी डिज़ाइन करने के कुछ रूल्स हैं। उस रूल के तहत अगर इसको डिज़ाइन किया जाएगा, तभी हमारा कंपाइलर उसको सक्सेसफुली एक्सेप्ट करेगा। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि रियल कांस्टेंट कम से कम एक डिजिट तो रखेगा ही रखेगा। हम ब्लैंक स्पेस खाली छोड़कर नहीं बोल सकते कि ये हमारा रियल कांस्टेंट है। एक डिजिट तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल अंडरस्टूड बात है। सेकेंड रूल कहता है कि रियल कांस्टेंट जो होगा वो एक डेसिमल पॉइंट तो ज़रूर रखेगा। मतलब डेसिमल पॉइंट होना कंपलसरी है। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं रहेगा तो ये इंटीजर कांस्टेंट बन जाएगा। इसीलिए रियल कांस्टेंट में डेसिमल पॉइंट होना कंपलसरी है। रूल नंबर 3 कहता है कि जो हम रियल कांस्टेंट बनाएंगे, रियल कांस्टेंट को हम पॉजिटिव भी रख सकते हैं और निगेटिव भी रख सकते हैं। और जो इसका डिफ़ॉल्ट साइन होगा, अगर हम कोई साइन नहीं देते हैं, तो वो क्या पॉजिटिव की तरह ट्रीट किया जाएगा। बिल्कुल मैथमेटिक्स वाला ही रूल है। रूल नंबर 4 ये कहता है कि जो हमारा रियल कांस्टेंट होगा, सपोज 325.34 है, 325.34, तो ये जो हमारा रियल कांस्टेंट है, इसके बीच में कोई भी कॉमा या कोई भी ब्लैंक अलाउ नहीं होंगे। इसके बीच में आप कुछ नहीं लिख सकते हो। ये एज इट इज़ मतलब एक के बाद एक नंबर ही होगा, या फिर डेसिमल हो सकता है बीच में, कुछ और कॉमा या ब्लैंक या कोई स्पेशल कैरेक्टर बीच में अलाउ नहीं होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हम अगर रियल कांस्टेंट की बात करें, तो रियल कांस्टेंट जो होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, जैसे 2.4, 2.5, 8.6, ये सब क्या है, रियल कांस्टेंट है। तो जब भी कोई बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर, या जब भी कोई बहुत छोटा नंबर होता है,
तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में लिखते हैं। सपोज़ अगर आपका कोई नंबर है 0.00342, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं 3.42 e का पावर -4, जिसका मतलब होता है 3.42 इंटू 10 का पावर -4। तो ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये तब यूज़ किया जाता है जब नंबर या तो बहुत छोटा हो या तो नंबर बहुत बड़ा हो। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो हम लिखते हैं इसमें भी थोड़ी सी रूलिंग है, मैं आपको बताता हूँ। जो भी e के पहले है, जैसे हमारे एग्जांपल में हमने लिया है 3.42 e का पावर -4, तो 3.42 जो e के पहले है उसको कहते हैं हम मैंटीसा, और e के साथ जो -4 पावर है उसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट। तो ये जो हमारा नंबर है 3.42 e का पावर -4, जब हम प्रोग्रामिंग करने जाएंगे तो हम e का पावर -4 ना लिख के जस्ट e के बाद -4 लिखेंगे। मैथमेटिक्स में इसको e का पावर -4 बोला जाता है, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो इसको हम e के पावर में नहीं लिखेंगे, जस्ट हम e के बाद ही लिख देंगे। अभी मैं इसका एग्जाम्पल आपको 4-5 एग्जाम्पल शो करूँगा रूल्स के बाद, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि इसको लिखते कैसे हैं। और अगर तब भी क्लियर ना हो तो जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, जब हम अपने एडिटर में प्रोग्रामिंग करेंगे, उसको जब रन कराएंगे, कंपाइल कराएंगे, तो उस टाइम आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है कि जो मैंटीसा पार्ट है और जो एक्सपोनेंट पार्ट है वो सेपरेट होगा एक लेटर से, जो है हमारा स्मॉल ई या कैपिटल ई। जी हाँ, अगर आप प्रोग्रामिंग करने जाओगे तो यहाँ पे आप मैंटीसा पार्ट को और एक्सपोनेंट पार्ट को स्मॉल ई और कैपिटल ई दोनों से सेपरेट कर सकते हो। ये रूल नंबर 1 कहता है। इसमें रूल नंबर 2 ये कहता है कि जो हमारा मैंटीसा पार्ट है ई के पहले वाला, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। रूल नंबर 3 ये कहता है कि जो हमारा मैंटीसा पार्ट है, अगर वो कोई साइन अगर नहीं दिया गया तो उसका डिफ़ॉल्ट साइन क्या, पॉजिटिव ट्रीट किया जाएगा। ये हमारा रूल नंबर 3 हो गया। रूल नंबर 4 ये कहता है कि जो हमारा एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट क्या होगा, एटलीस्ट 1 डिजिट तो रखेगा ही रखेगा। मैंटीसा हो सकता है कि कोई डिजिट ना भी रखे। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं e का पावर -10, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक्सपोनेंट, यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट पार्ट है, यहाँ पे मैंटीसा पार्ट है ही नहीं। तो मैंटीसा नहीं भी हो सकता है, मैंटीसा का होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक्सपोनेंट में 1 डिजिट होना कंपलसरी है। तो जो हमारा एक्सपोनेंट पार्ट होगा वो भी हमारा, जो एक्सपोनेंट का पावर है वो भी हमारा पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है, और उसकी डिफ़ॉल्ट साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे सवाल आ सकता है कि यार मैंटीसा पार्ट हो या ना हो, लेकिन एक्सपोनेंट ज़रूरी क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर एक्सपोनेंट नहीं होगा, मान लीजिए आपका नंबर है 3.42 e का पावर -4, अगर एक्सपोनेंट पार्ट हम हटा दें तो 3.42 क्या हो गया, ये तो एक स्मॉल नंबर हो गया ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म रह ही नहीं गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपोनेंट होना मस्ट है, अगर हम एक्सपोनेंट ही हटा देंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म रह ही कहाँ गया। इसीलिए जो हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म है उसमें मैंटीसा का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारा एक्सपोनेंट पार्ट का होना मस्ट है। तो 5वां रूल हमारा रेंज की बात करता है। तो जैसे इंटीजर कांस्टेंट की जो रेंज थी वो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करती थी, बदलती थी, इसी तरह हमारा जो रियल कांस्टेंट है इसकी भी रेंज जो है कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करेगी। तो इन जनरल मैं अगर आपको टर्बो C++ की रेंज बताऊं तो ये -3.4 e का पावर 38 से लेके +3.4 e का पावर 38 तक होती है। तो रेंज में इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप आगे टर्बो C पे काम करो, आप अलग अलग तरह के कंपाइलर यूज़ कर सकते हो, आप कोड ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हो, आप देव C++ को यूज़ कर सकते हो, बहुत n नंबर्स ऑफ कंपाइलर हैं। तो आपको रेंज के बारे में ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी कंपाइलर पे आप काम करने जाना, गूगल से एक बार उसकी आप रेंज को देख लेना। तो अब मैं जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ा है इसके मैं कुछ आपको एग्जांपल शो करा देता हूँ,
जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको लिखते कैसे हैं। तो आप स्क्रीन पे जैसे अपीयर हो रहा है, तो इस तरह से आप देखिए स्मॉल ई और कैपिटल ई दोनों यूज़ कर सकते हो। माइनस प्लस कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करना है, जितने भी मैंने रूल्स बताए हैं उसके हिसाब से ये मैंने आपको 4 एग्जांपल्स भी दे दिए। तो आई होप आपको रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब देखते हैं रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर कांस्टेंट। तो इसके रूल शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट हम उसे कहते हैं जब कोई भी सिंगल अल्फ़ाबेट, ध्यान रहे सिंगल, एक अल्फ़ाबेट या कोई भी सिंगल डिजिट या कोई भी सिंगल स्पेशल सिंबल को अगर आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर इनक्लोज्ड कर देते हैं तो क्या उसको कंपाइलर कैसे ट्रीट करेगा? उसको कंपाइलर एज अ कैरेक्टर कांस्टेंट ट्रीट करेगा। मैं रिपीट करता हूँ, कैरेक्टर कांस्टेंट उसको कहते हैं जब हम कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी डिजिट या कोई भी सिंगल स्पेशल सिंबल को हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो उसको हमारा कंपाइलर कैसे समझेगा कि ये हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो इन्वर्टेड कॉमा होंगे वो दोनों लेफ़्ट की तरफ पॉइंट होंगे, कुछ इस तरह से। तो आपके मन में यहाँ सवाल आ सकता है कि यार कैरेक्टर कांस्टेंट का यूज़ क्या होगा? भाई इंटीजर कांस्टेंट का यूज़ तो समझ में आता है, 2 + 3 = 5। रियल कांस्टेंट का भी यूज़ समझ में आता है, 2.5 + 3.5 = 6। तो यार ये कैरेक्टर कांस्टेंट का यूज़ क्या है? इसका यूज़ हम तब देखेंगे जब हम प्रोग्रामिंग अपनी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम के बाद जो हम प्रोग्राम करेंगे उसमें हम इसका यूज़ देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। अभी हम यूज़ नहीं पढ़ रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं इस टॉपिक के बारे में आपको सब कुछ यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसे पढ़ाने का तरीका नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए। तो अभी हमने ये सीखा है कि जो कैरेक्टर कांस्टेंट होता है उसको कैसे लिखते हैं, आप कैरेक्टर कांस्टेंट को कैसे पहचानोगे और कैरेक्टर कांस्टेंट आप कैसे लिखोगे कि कंपाइलर उसको सक्सेसफुली एक्सेप्ट करे। आपने कैरेक्टर कांस्टेंट को लिखना सीखा है, उसको उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसको समझा है। अब इसका यूज़ क्या होगा ये हम जब देखेंगे, जब अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर कांस्टेंट्स क्लियर हो गया होगा। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो यार लाइक मारो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।